आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला में भाजपा विधायक दल की बैठक। ऊना गोली कांड पर नेता प्रतिपक्ष का कड़ा रिएक्शन। व्हाट्सएप पर डीसी के नाम और फोटो का दुरुपयोग। मटेरियल कंपोनेंट न मिलने और स्टाफ की कमी से मनरेगा कार्य ठप। 4500 से अधिक होमस्टे संचालकों के लिए बड़ी राहत। शिमला में दलाई लामा का 90वां जन्मदिवस मनाया गया। वोट चोरी के मुद्दे पर शिमला में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। गेटी थिएटर बना कला का संगम। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश विधायक दल की बैठक सर्किट हाउस धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने दी। रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली 2/3 बहुमत की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए की गई। भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सभी नेताओं को बधाई दी गई। साथ ही बिहार की जनता के प्रति धन्यवाद भी प्रकट किया गया। उन्होंने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला में शुरू हो रहा है और भाजपा विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा और प्रभावितों को अभी तक राहत न मिलने के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। विभिन्न नियमों के तहत सदन में विस्तृत चर्चा लाई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थानों के चुनाव टालने का प्रयास कर रही है, जिससे चुनाव आयोग के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज यहाँ शिमला में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत जी, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल जी और संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस विधायक दल की बैठक में सबसे पहले बिहार में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें एनडीए को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रस्ताव पारित करके उसमें जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बिहार राज्य के सभी नेताओं को बधाई दी गई है और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया है। इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद जो शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला में शुरू हो रहा है, उसमें प्रदेश सरकार को अलग अलग विषयों पर घेरने की योजना बनी है। अलग अलग नियमों के तहत उन पर चर्चा लाई जाएगी, चाहे वो आपदा की बात है, जो इस साल बरसात में प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके कारण हुए नुकसान की अभी तक भरपाई नहीं हुई, प्रभावितों को अभी तक राहत नहीं मिली, तो उसको लेकर सरकार को हम जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर घेरेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस तरह से सरकार टालने का प्रयास कर रही है और चुनाव आयोग के साथ एक टकराव की स्थिति बन गई है, एक संवैधानिक संकट सा हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ है, इस मुद्दे को भी प्रमुखता के आधार पर विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर को लेकर भी अलग अलग नियमों के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा उठाई जाएगी। और इसके साथ साथ हम विधानसभा के बाहर धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की ये सुक्खू सरकार, जहां जनविरोधी है, तानाशाही पूर्ण रवैया इसका है, वहीं
ये भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है और इस सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है। इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए जहां विधानसभा के अंदर चर्चाएं उठाएंगे, वहीं उन मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरावर स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे ताकि इस सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरा जा सके। ऊना जिला मुख्यालय के पास लाल सिंह के गांव में बुधवार देर रात हुए गोलीकांड में युवा कांग्रेस नेता आशु पुरी की मौत पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बुधवार रात एक निजी होटल के बाहर बर्थडे पार्टी के दौरान हुई इस वारदात में आशु पुरी की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल होकर पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन हैं। नेता प्रतिपक्ष ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शांति प्रिय प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा, ऊना में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सुक्खू सरकार अपराध नियंत्रण में नाकाम साबित हो रही है और जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने युवा कांग्रेस नेता आशु पुरी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह घटना बेहद दुखद और विचलित करने वाली है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी है वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। हर रोज हम सुनते हैं कि कहीं गोली चली, कहीं किसी की गर्दन काट दी गई। और मैं इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को ऐसा लगता है कि कोई सरोकार ही नहीं है। जिंदगी जाती है तो जाए, कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए। रात को ऊना में जिस प्रकार से एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, बर्थडे सेलिब्रेशन में वहां पर गोलियां चली, एक आदमी की जिंदगी चले गई, 3 गंभीर रूप से घायल है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अगर मैं याद दिलाऊं तो 27 जुलाई 2025 को ऊना के बसाल के राकेश गग्गी को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया और जो लगता है कि कहीं इंटरस्टेट गैंगवार का ही एक हिस्सा है। और ऐसी घटनाओं का क्रम जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हर जिले में घटित होता जा रहा है, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश एक दहशत के माहौल में है। और हम सब लोग चिंतित है इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की कब सुधरेगी। वर्तमान सरकार का 3 साल का कार्यकाल जो बीतने जा रहा है, उसमें आज तक कितनी इस तरह की घटनाएं हो गई जिसमें निर्दोष लोगों की जिंदगी चले गई और कानून की धज्जियां जिस प्रकार से उड़ाई जा रही है, वो स्वाभाविक रूप से शर्मनाक भी है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हर निवासी के लिए चिंता का विषय भी है। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे चलाने वालों के लिए अब लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पर्यटन विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल होम स्टे पंजीकरण पोर्टल तैयार कर लिया है। विभाग ने पोर्टल के औपचारिक शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। इस पोर्टल के शुरू होने से प्रदेश के 4500 से अधिक होम स्टे संचालकों को घर बैठे ही आवेदन, दस्तावेज अपलोडिंग, फीस भुगतान और लाइसेंस डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रणाली न केवल समय बचाएगी बल्कि हर साल होने वाले नवीनीकरण को भी बेहतर बनाएगी। पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से होम स्टे पंजीकरण और नवीनीकरण का पोर्टल तैयार कर लिया गया है। जल्द मुख्यमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ करवाया जाएगा। इसके बाद लोग ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन के बाद पर्यटन विकास अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे और होम स्टे रूल्स 2025 के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। मानकों पर खरा उतरने पर आवेदन को ऑनलाइन ही स्वीकृति दी जाएगी और सिस्टम पर ही होम स्टे का लाइसेंस जारी होगा। संचालक इसे डाउनलोड कर प्रिंट भी कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया सरल होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे होम स्टे उद्योग को और गति मिलेगी और प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि होगी।
शिमला की पंथा घाटी में मोनेस्ट्री में आज दलाई लामा का 90वां जन्म दिवस बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शांति संदेश दिए गए। कार्यक्रम में कई बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल रहे। जन्म दिवस समारोह के दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर दिनेश सहारा द्वारा लिखित दलाई लामा की जीवन शैली पर आधारित नई किताब का भी विमोचन किया गया, जिसकी मुख्य थीम प्यार, करुणा, आनंद और शांति है। डॉक्टर सहारा ने बताया कि यह पुस्तक दलाई लामा की सरल, शांत और प्रेरणादायक जीवन शैली पर आधारित है। इसमें बताया गया कि कैसे प्यार, करुणा और सकारात्मक सोच से जीवन में खुशियां लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की शिक्षाएं आज की व्यस्त जिंदगी में लोगों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जन्म दिवस अवसर पर मौजूद भिक्षुओं ने दलाई लामा के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम का अंत प्रार्थना और सभी के साथ प्रसाद वितरण के साथ हुआ। देखिए, मुझे प्रेरणा तो दलाई लामा के से मिलने के बाद हुई, क्योंकि मैंने देखा कि उनका जो चरित्र है वो एक सदैव प्रसन्न रहता है। उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक पूर्ण है। वो जीवन जीने का तरीका बतलाते हैं। वो चाहते हैं कि आपके भीतर आप जाइए, अपने आप का अनुभव करिए और जीवन जिए। करुणा उनके जीवन का सबसे बड़ा टूल है, जिससे कि हम हर चीज़ को अपना सकते हैं। प्रसन्नता रहना चाहे तो करुणामय हो, दूसरों को खुश रखना चाहे तो प्रैक्टिस करुणा करिए। तो ये मेरे जीवन पर प्रभावित किया, क्योंकि मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि ये जीवन हमारे स्वयं के लिए नहीं है, हमारे द्वारा दूसरों के लिए हुए है। इसलिए मैंने एक लिव टू गिव फाउंडेशन बनाई हुई है, जिसमें मैं देखता हूँ कि भाई जो भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए तो हो ही सकते, उसके साथ में दूसरों की सेवा हो। तो उनके चरित्र को मैंने देखा कि मेरी वैल्यू से बहुत मिलता है, तो मैं उस जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, जब मैं उनके साथ इतने नज़दीक तक नहीं रहा, पर जो मैंने पढ़ा है वो एक जीवन को पूर्ण जीते हैं, आंतरिक प्रसन्न और करुणामय है। तो वो जब भी हम ऐसे कार्य करते हैं जिसमें सेवा भाव, समर्पण हो, तो वो हमारे को फुलफिल कर रखता है, हमें आत्मसंतोष करता है। तो जब हमारे मन में प्रसन्नता होती है तो हमारे शरीर में प्रसन्नता होती है, हम उसको अच्छा जी पाते हैं। अभी 90 साल की बड़ी देखिए, सब दूर ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, बच्चे जैसा स्वभाव है। तो ये सब आत्म उपलब्धि का है। सबसे पहले कब मिले दिल से आप? मेरे को मिलने को करीब 8-10 साल से लिखा, किताब में लिखा हुआ है, और वो भी अचानक मिले। एक होटल की लॉबी के अंदर, वो लिफ्ट के अंदर उतर रहे थे, मैं नीचे था, तो मैं देखा कि ये जो मुलाकात हुई ये किसी कारणवश हुई, मैंने तो प्लान नहीं करी थी। तो जीवन में जो जीवन की यात्रा अपने आप चल रही है, हम नहीं बनाते। यदि हम इसमें विश्वास करें यात्रा को, यात्रा तो अपने आप चल रही है, हमारे हाथ में अपने कर्म है, हम कर्म को निष्ठा से करें वो हमारा हाथ है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अनुपम कश्यप आईएएस के नाम और फोटोग्राफ का व्हाट्सएप पर दुरुपयोग करने का मामला इन दिनों सामने आया है। इस संबंध में डीसी कार्यालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला को औपचारिक शिकायत भी भेजी गई है। शिकायत पत्र में बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल नंबर 8481-273-9070 से अधिकारी के नाम और फोटो का प्रयोग कर लोगों से संपर्क कर रहा है। दस्तावेज में कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं को अधिकारी बताकर भ्रामक संदेश भेज रहा है, जिससे गलत सूचना, उत्पीड़न, वीडियो धोखाधड़ी की आशंका बढ़ रही है। अधिकारी की पहचान का दुरुपयोग किए जाने पर इसे गंभीर मामला बताते हुए साइबर सेल को तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध भी डीसी के द्वारा किया गया है। शिकायत के साथ संदिग्ध व्हाट्सएप प्रोफाइल और संदेशों का स्क्रीनशॉट भी पुलिस के लिए प्रमाण के रूप में उपलब्ध करवाया गया है। अधिकारी ने यह भी आग्रह किया कि मामले की
संवेदनशीलता को देखते हुए दोषी व्यक्ति की पहचान जल्द से जल्द की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी एवं तकनीकी कार्यवाही की जाएगी। देश भर में कथित वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज शिमला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर ठाकुर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें आईवाईसी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी शेष नारायण ओझा विशेष रूप से मौजूद रहे। रैली राजीव भवन से शुरू होकर नारेबाजी के बीच राजभवन शिमला तक पहुंची। यह युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध जताते हुए राजभवन का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करते हुए पुतला जलाया। युवाओं का कहना है कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और चुनावी प्रक्रिया से जनता का भरोसा टूट रहा है। रैली में बड़ी संख्या में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनकी आवाजें वोट चोरी बंद करो के नारों से पूरे शहर में गूंज उठी। युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर ठाकुर ने राजभवन के बाहर संबोधित करते हुए कहा, कथित वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी। क्या कर रहे हो? देश के नागरिक ही अगर कोई प्रश्न उठा रहे हो, प्रश्न तो स्वयं राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उठा रहे हैं, लेकिन अगर देश के एक आम नागरिक को भी चुनावी प्रक्रिया पे कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह है तो देश के चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक प्रश्न का कम से कम वो जवाब दें, तरीके से जवाब दें। जब वो एलओपी का जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे कर्नाटक की ओर चोरी हो, चाहे महाराष्ट्र की ओर चोरी हो, चाहे हरियाणा की ओर चोरी हो, और चाहे अभी लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करके चुनाव आयोग द्वारा 10-10 हजार रुपया बंटवाना और बिहार के लोकतंत्र को लूटना, ऐसी प्रक्रिया में इस देश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से दलाली में, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से व्याप्त है। हम चुनाव आयोग सबसे कहना चाहते हैं, इस देश के इलेक्शन कमीशन का इतिहास रहा है। टीएन शेषन साहब जैसे लोगों का नाम आज भी लोग याद करते हैं। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? कितने करोड़ रुपए ले लिए आपने? अपने परिवार को क्या फायदा पहुंचा दिया आपने कि आप इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? और आज वही परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने पर थी। उस समय भी जब अहिंसक आंदोलन करने वाले भारत के लोग अपनी आजादी की मांग करते थे तो उनको लाठियों और बूटों से कुचला जाता था। आज संविधान के सामने लाठी तंत्र की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। भारत का नौजवान इससे डरने वाला नहीं, यूथ कांग्रेस इससे डरने वाला नहीं। उसी कड़ी में आज हम राजीव भवन से यूथ कांग्रेस के सारे नौजवान साथी आज राज्यपाल साहब के पास आए हैं। हम महामहिम से कहना चाहते हैं, महामहिम आपके माध्यम से राष्ट्रपति को संदेश दीजिए, इस देश का नौजवान खोल रहा है, इस देश की जनता सड़कों पर उतरने वाली है। कहीं ये स्थिति न बन जाए कि उसके जिम्मेदार इस देश के सारे लोग जो संस्थानों में बैठे हुए हैं वो बन जाए और उसका जिम्मा और केवल एक व्यक्ति का हो, वो है चुनाव आयोग। अगर चुनाव लूटा जाएगा आम जनता क्या करेगी? हर 5 साल में जनता यही कहती है ना कि आपने मेरे लिए काम नहीं किया, 5 साल बाद दिखा देंगे। अरे जनता कहने की हकदार नहीं बचेगी, क्योंकि सामने वालों को मालूम है जनता के अधिकारों को लूटो, उनके पैसों को लूटो, बाद में हमें हराने की भी कोशिश करेंगे तो चुनाव आयोग का पिट्ठू हमारे पास तो है। कैसे चलेगा देश ऐसे? लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। सरकार का काम है सरकार चलाना, विपक्ष का काम है जनता के लिए आवाज उठाना, लेकिन दोनों के लिए जवाबदेही के लिए ही चुनाव आयोग बना है, किसी पार्टी की गुलामी करने के लिए नहीं बना है। तो हम आज इस आंदोलन के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक एक नौजवान अब सड़कों पर उतरने के लिए बेतरतीब तैयार है। आज हमने हिमाचल प्रदेश में शिमला में इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। अगर आपने इसका सही समय पे जिम्मेदारी तय नहीं की, चुनाव आयोग ने इस्तीफा नहीं दिया उसके डायरेक्टर ने, तो हम सारे लोग मिलकर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे, इन चोरों के चेहरों को बेनकाब करने का काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश भी भारत का हिस्सा है और भारत के अंदर भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। आज हमारे सामने कई राज्यों के चुनाव लूटे जा रहे हैं, कल हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है। कौन मना कर सकता है? जब गुलामी अगर किसी ने स्वीकार कर ली है तो उसको आजादी कौन दिला सकता है? अगर चुनाव आयोग ने गुलामी स्वीकार की है, आगाह करने का काम कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कर रही है। पहले भी हमने छोटे अस्त्रों पे किया था, आज हमने प्रदेश स्तर पर राजधानी में राज्यपाल को ज्ञापन देके काम शुरू किया है, आगे और बेहद स्तर पर देखेंगे। पिछली रात को ऊना में एक गोलीकांड हुआ, उसमें जो भी हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे वहाँ के ब्लॉक के और जो दूसरे जिनकी हत्या हुई, वो दोनों
एक होटल में निजी पार्टी कर रही थी और उन दोनों के आपस में कोई मतभेद हुए, वहाँ बोलचाल हुई और उसके बाद दूसरी पार्टी ने आके जो है उन पे बंदूक तानी और गोलीबारी की। और इसमें जो है उनका इंडिविजुअल मामला है, कोई इसमें पर्सनल वो नहीं है। जो उनकी अपनी आपस की वो लड़ाई थी, आपस की बोलचाल में थी, वही लड़ाई है और उसी पे ही वारदात हुई है। हिमाचल प्रदेश की कई पंचायतों में मनरेगा कार्य केंद्र से मटेरियल कंपोनेंट की राशि प्राप्त न होने और स्टाफ की गंभीर कमी के कारण पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित मनरेगा कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं, जबकि कई काम आधे अधूरे पड़े हुए हैं। शहर से सटी पंचायत टूटू मझाटी में सचिव को छोड़कर सभी स्वीकृत पद रिक्त है। पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक और चौकीदार के पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। पंचायत के प्रधान उत्तम कश्यप ने बताया कि स्टाफ की कमी का मुद्दा संबंधित विभाग के सामने कई बार उठाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान उत्तम कश्यप के अनुसार केंद्र सरकार से 75% मटेरियल कंपोनेंट की राशि न मिलने के कारण 2025-26 के मनरेगा शेल्फ के ज्यादातर प्रस्तावित कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि कई पंचायतों में मनरेगा के विकास कार्य फंड और स्टाफ दोनों की कमी की वजह से पूरी तरह ठप पड़े हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से मनरेगा संचालन के लिए स्वीकृत 50 से 75% पद खाली है। वर्तमान स्थिति यह है कि एक ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक को 4 से 7 पंचायतों का कार्यभार संभाला पड़ रहा है, जिससे काम की गुणवत्ता और गति दोनों प्रभावित हो रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि जहां एक और फंड और स्टाफ की कमी पंचायतों में विकास गतिविधियों को रोक रही है, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध कर्मचारियों पर क्षमता से अधिक कार्यभार भी चिंता का विषय बन गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग उठाई है कि केंद्र से लंबित राशि तत्काल जारी की जाए और राज्य सरकार खाली पदों को शीघ्र भरे ताकि मनरेगा कार्य सुचारू रूप से चल सके। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एक बार फिर कला का शानदार संगम देखने को मिला। देश के अलग अलग राज्यों से आए नामी कलाकारों और पेंटर्स ने अपनी शानदार पेंटिंग्स के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। इसीलिए इस प्रदर्शनी में बड़े कलाकारों के साथ साथ युवा पेंटर्स को भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनी में आए लोगों ने विभिन्न कलाकृतियों को बड़े ध्यान से देखा और उनकी खूब प्रशंसा की। कई दर्शकों ने कलाकारों से बातचीत कर उनके अनुभव और पेंटिंग्स के पीछे की सोच को समझा। गेयटी थिएटर में आयोजित यह प्रदर्शनी न केवल हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाती है, बल्कि देश के विविध कला शैलियों को भी एक मंच पर लाकर कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देती है। मैं आशीष बेलांडे नागपुर से एंड महाराष्ट्र से हूँ। मेरी पेंटिंग्स लगी हुई है। मैं फाइन आर्ट्स मेरा हो चुका है और 3 नेशनल अवार्ड्स हैं मुझे। रियलिस्टिक है और मेरे हॉर्सेस के ऊपर मेरा पेंटिंग्स रहता है। स्पेसिफिक ये है कि हॉर्स पावर जो बोलते हैं कि घोड़ा थकता नहीं है कभी, ऐसा आर्टिस्ट है कि वो आर्टिस्ट थकना नहीं चाहिए। आर्टिस्ट का हैंड जो है मरते दम तक चालू रहता है, आखिरी तक। बिल्कुल सही है आपका कहना कि जैसे कुछ कोई जैसे डार्क रंग, ब्लैक रंग भी बहुत ब्यूटीफुल है और वाइट भी रंग है। वाइट में कैसे हर कोई कलर्स समा जाता है, वैसे कलर ऐसा है, कलर मीडिया ये एक थेरेपी भी है और एक मेडिसिन ही बोल सकते हैं कि हर मर्ज की दवा है जो भी कला का कला। मेरा नाम कार्तिक है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। अगर आप देख सकते हैं जस्ट बैक में मैंने ड्रैगन्स और नेचर को कोरिलेट करके पेंटिंग्स बनाई है। तो बेसिकली जो मेरा थीम है, मैं ड्रैगन्स में काम करता हूँ, मेरे को मतलब फैसिनेशन है ड्रैगन्स में काम करने का। तो जो मैंने थीम पे पेंटिंग्स बनाई हैं कि अगर यूजुअली अगर लोग हैं वो ड्रैगन्स को एज अ केओस या फिर बैड के रूप में देखते हैं, और मैंने नेचर के साथ उनको कोरिलेट करके ड्रैगन्स को एज अगर हम हमारी लाइफ में ड्रैगन्स होते या नेचर में होते तो वो कैसे होते, मतलब एज अ गुड दिखाया। लकी साइन कह सकते हैं क्योंकि मैं एज ए ड्रैगन्स, अगर चाइनीज माइथोलॉजी हम पढ़ें
तो उसमें ड्रैगन्स को एज अ गुड लक, प्रोस्पेरिटी उसके वजह से देखा जाता है। हाँ, मैं पेंटिंग्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें मैं कंसेप्चुअल लेवल पे पेंटिंग करती हूँ। मीन्स एक कंसेप्ट ले ली तो उस पर एक कंपोजिशन बना के पेंटिंग करती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे जो पेंटिंग्स लगाई है मैंने, इनोसेंस, ये मेरा पेंटिंग का टाइटल है। इनोसेंस मीन्स जो चाइल्डहुड डेज में मीन्स चाइल्ड में रहता है, किड्स में रहता है इनोसेंस, उस पे लेके काम किया हुआ है। चाइल्ड को एक पेपर बोट को लेके मीन्स पेपर बोट एक चाइल्ड जैसे मैंने लिया है। देखो अभी क्या है ना, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, मोबाइल स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन, तो इससे क्या हो रहा है ना कि बच्चे नेचुरल चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो मैं मेरे पेंटिंग की इसमें से ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने मेरे चाइल्डहुड डेज में जो एक्सपीरियंस लिया है आप भी लो। जैसे पेपर बोर्ड से खेलना है, जो नेचुरल गेम्स है, ग्राउंड गेम्स है, उसको खेलो। तो वो जो पेंटिंग मैंने वहाँ लगाई है तो बोट को बांध के रखा है। मीन्स इनके चाइल्डहुड डेज ना बंधे हुए हैं, जो इन्होंने मीन्स खुलने चाहिए। उनके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दे। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के युग में जैसे अटैचमेंट होनी चाहिए, बट कब से होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो चाइल्डहुड डेज को पहले उसकी तरह उनको एक्सपीरियंस करने दो, बाद में फिर ठीक है ना, जैसे स्क्रीन टाइम तो बाद में है ही, जैसे हमें करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, मीन्स जब जैसे मैं देखती हूँ कि जैसे मेरे नेबरहुड्स है या जो कोई भी जिनसे मेरी मुलाकात होती है, किसी को ठीक है वो कहते हैं कि नहीं एक ब्रश लगा दिया कि हो गया, ऐसा नहीं रहता है। एक तो पहले कंसेप्ट लानी पड़ती है। आप कौन से भी आर्टिस्ट से बात करोगे तो यही बताएंगे कि मीन्स कंसेप्ट जब आती है तभी हम पेंटिंग कर सकते हैं। जब तक सोच नहीं आएगी तब तक ब्रश नहीं चलेगा। हाँ, कोई क्या करते हैं, जस्ट ब्रश मार देते, बाद में कंसेप्ट डालते हैं, वो अलग तरीका है। बट मैं सबको इन मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि पेंटिंग को ना एक अलग तरीके से देखो, कि नहीं जस्ट ब्रश घुमाया हो गई पेंटिंग, ऐसा मत देखो। उसमें उनके फीलिंग्स रहते हैं कि कौन से भी हालात में पेंटिंग नहीं की जा सकती, उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर लगता है। जैसे आजकल के कैसे ना पेरेंट्स भी तो देखते हैं नहीं बच्चों ने डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को पूछो पहले कि उनको क्या बनना है, अगर आर्टिस्ट बनना है उनको तो उनको ऐसे एटमॉस्फेयर दो। बस इस मीडिया के माध्यम से यही तो मैसेज मैं देना ही चाहूँगी।